हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए मुख्यतः कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए मुख्यतः कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में किया था और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। लेकिन अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1889 में इसी न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। तो न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था अल्टमान ने, लेकिन न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है किया था फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने इसे न्यूक्लिन कहा। उन्होंने पश कोशिकाओं से, पश कोशिका जो होती है वो WBC कोशिकाओं को पश कोशिका कहते हैं, तो पश कोशिकाओं से इसे अलग किया था। तो आइए हम चर्चा करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 में किया। इसे न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिन नाम दिया। उन्होंने इसे पश कोशिकाओं से, पश सेल्स होता है, WBC कोशिकाओं को पश सेल कहते हैं। WBC सेल, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स या ल्यूकोसाइट्स को जो है पश कोशिका कहते हैं। पश कोशिकाओं के केंद्रक से, इसके न्यूक्लियस से। WBC में केंद्रक पाया जाता है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मैच्योर RBC में केंद्रक का भाव होता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसी केंद्रक से, WBC की केंद्रक से पश कोशिकाओं को अलग किया। उसी के केंद्रक से जो है न्यूक्लिक अम्ल की खोज की और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया अल्टमान ने। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने सन 1889 में जो है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। अल्टमान बड़े महान वैज्ञानिक थे। अल्टमान जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। अल्टमान यहाँ न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड नाम देने वाले अल्टमान वैज्ञानिक थे। तो न्यूक्लिक एसिड की चर्चा करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से, बहुलकीकरण से न्यूक्लिक एसिड बनता है। पॉलीमराइजेशन से, बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन को बहुलकीकरण कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह मोनोमर होता है, एकलक होता है, मोनोमर होता है। और यह जो है पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। अब न्यूक्लिक एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो होता है, शुगर का एक कण नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजिनस क्षार का एक कण और फास्फोरिक एसिड होता है, H3PO4, इसे फास्फोरिक एसिड कहते हैं। फास्फोरिक एसिड का एक कण, नाइट्रोजनी क्षार का एक कण, शुगर का एक कण जो मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड का एक कण बनता है। और न्यूक्लियोटाइड के जब अनेक कण मिल जाते हैं तब न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से न्यूक्लिक अम्ल बनता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए मुख्यतः कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।
शुगर के एक अणु नाइट्रोजनी क्षार के एक अणु फास्फोरिक अम्ल के एक अणु मिलता है, तब जाकर के न्यूक्लियोटाइड का एक अणु बनता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड में से अगर हम फास्फोरिक एसिड को निकाल दें, पी माने फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड में से फास्फोरिक एसिड निकाल दें, तब उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जो है फास्फोरिक एसिड जोड़ दें, न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिया? तो यहां ध्यान दीजिएगा, अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। शुगर दो प्रकार के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और एक राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर का जो सूत्र होता है पेंटोस शुगर होती है, ये मोनोसेक्राइड है, पेंटोस शुगर होती है। इसका जो सूत्र होता है C5H10O4, एक ऑक्सीजन इसमें कम रहता है। डीऑक्सी राइबोज में जो है एक ऑक्सीजन इसकी अपेक्षा कम रहता है। नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरीमिडिन्स। प्यूरिन्स दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से। पिरीमिडिन तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन को सी से, थायमिन को टी से, यूरेसिल को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरीमिडिन्स। प्यूरिन दो हैं, एडेनिन, ग्वानिन, पिरीमिडिन्स, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। फास्फोरिक एसिड का कोई प्रकार नहीं होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर शुगर में डीऑक्सी राइबोज हो, ध्यान दीजिए, शुगर में डीऑक्सी राइबोज हो, नाइट्रोजनी क्षार में, नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन हो, और फास्फोरिक एसिड के जुड़ने से जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, उस न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से जो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा वह डीएनए बनेगा। ध्यान रखिएगा। दूसरी विशेषता, शुगर में अगर राइबोज शुगर हो, नाइट्रोजनी बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल हो, और फास्फोरिक एसिड के जुड़ने से जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, उस न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से जो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा वह आरएनए बनेगा। तो आरएनए और डीएनए में मुख्य अंतर आप समझ में आया। नाइट्रोजनी बेस शुगर में जो डीऑक्सी राइबोज होता है डीएनए में होता है, राइबोज में जो शुगर होता है वह आरएनए में जो शुगर होता है और राइबोज शुगर होता है। नाइट्रोजनी क्षार की अगर बात करें तो डीएनए में AGCT होता है, आरएनए में जो होता है AGCU होता है। आरएनए में T नहीं होता है, डीएनए में U नहीं होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चर्चा करते हैं। या आगे अब देखिए, ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः, डीऑक्सी राइबोज शुगर में डीऑक्सी राइबोज हो, नाइट्रोजनी क्षार में AGCT हो, और फास्फोरिक एसिड के जुड़ने से जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, उस न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से जो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा वह डीएनए होगा। शुगर में राइबोज शुगर हो, नाइट्रोजनी बेस में AGCU हो, और फास्फोरिक एसिड के जुड़ने से जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, उस न्यूक्लियोटाइड के बहुलकीकरण से जो न्यूक्लिक अम्ल बनेगा वह आरएनए होगा। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह न्यूक्लिक एसिड का एकलक होता है। एकलक से बहुलक बनने की क्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। अब यहां हम थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर पर आते हैं, संरचना पर आते हैं। शुगर की अगर हम चर्चा करें
शुगर दो प्रकार की है न्यूक्लिक एसिड में, एक डीऑक्सी राइबोस शुगर और एक राइबोस शुगर होती है। डीऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर का सूत्र अगर हम देखें तो इसका होता है C5H10OH10O4। यहाँ जो है C5H10O5 होता है। संरचना थोड़ा सा हम बना देते हैं। ये संरचना है, इसके हर कोने पर कार्बन छिपा हुआ है, ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। इस कार्बन से CH2OH जुड़ा रहता है, इस कार्बन से OH जुड़ा रहता है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, यहाँ H जुड़ा रहता है, इससे H जुड़ा रहता है, यहाँ H रहता है, यहाँ OH रहता है। तो ये आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ये संरचना है डीऑक्सी राइबोस शुगर C5H10O4। इनकी संरचना काउंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन 1 2 3 4, कार्बन काउंट कर लेंगे, सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये राइबोस शुगर की अगर हम संरचना बनाएं, राइबोस शुगर की संरचना देख लीजिए। ये भी ऑक्सीजन है, प्रत्येक कार्बन पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ वही चीज़ है CH2OH, और यहाँ जो है OH है, इससे H जुड़ा है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ भी H है, यहाँ H है, बॉन्ड बैलेंस करना है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका जो है राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर का C5H10O5, ये इसकी संरचना है। संरचना का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेंटोज शुगर है, इसकी जो काउंटिंग होती है, नंबरिंग जो होती है, यहाँ से चलता है 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज काउंटिंग चलती है। क्लॉकवाइज इसकी जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है, ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है, क्लॉकवाइज नंबरिंग ये होती है। तो ये तो रहा शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर की संरचना, राइबोस शुगर की संरचना। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह जो होता है ध्यान रखिएगा, यह इसका जो है स्ट्रक्चर है, शुगर का स्ट्रक्चर है। शुगर माने शर्करा, पेंटोज शुगर होती है, मोनोसेक्राइड होती है। ये मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से लेकर 7 तक होती है। आगे हम जो है चर्चा करने हैं चल रहे हैं नाइट्रोजनी बेस का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस हमने बताया दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स भी दो हैं, हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं, एडेनिन, ग्वानिन। ये जो है पिरिमिडीन्स 3 हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल।
ये विशेषता है इसकी। इसका एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको समझा भी देते हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ ये देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एडेनिन की संरचना, एडेनिन में 2 रिंग होता है। जो प्यूरिन्स है, एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं, और साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल पिरिमिडीन है। इनके स्ट्रक्चर हमने बनाया है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिया, ध्यान दीजिएगा। एडेनिन और ग्वानिन में जो है 2 रिंग होती है, डाइसाइक्लिक होता है, ए भी डाइसाइक्लिक होता है, ए भी डाइसाइक्लिक होता है। इसका जो एक रिंग होता है खष्टभुजी होता है, दूसरा रिंग पंचभुजी होता है। उसी प्रकार इसमें भी एक रिंग जो होता है खष्टभुजी होता है, दूसरा रिंग पंचभुजी होता है। जो खष्टभुजी रिंग होता है, जो खष्टभुजी रिंग होता है उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का स्थान फिक्स है। नाइट्रोजन का स्थान फिक्स है, पहले और तीसरे पर नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन पहले और तीसरे पर रहेगा। नाइट्रोजन यहाँ भी देखिए पहले और तीसरे पर रहेगा, नाइट्रोजन पहले और तीसरे पर रहेगा, नाइट्रोजन पहले और तीसरे पर रहता है, ये विशेषता है। और पंचभुजी में नाइट्रोजन जो होगा 9वें और 7वें और 9वें स्थान पर होगा, 7वें और 9वें स्थान पर होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो नाइट्रोजन पहले और तीसरे पर, 7वें और 9वें पर, पहले और तीसरे पर, 7वें और 9वें पर होता है। डाइसाइक्लिक होता है, खष्टभुजी होता है, पंचभुजी होता है, खष्टभुजी होता है, पंचभुजी होता है। अर्थात इन दोनों में 2 रिंग होती हैं। यहाँ आप देखेंगे एक ही रिंग है, एक रिंग खष्टभुजी है, ये भी खष्टभुजी, ये भी खष्टभुजी, ये भी खष्टभुजी है। ये जो होते हैं सिंगल रिंग होते हैं, मोनोसाइक्लिक होते हैं, डाइसाइक्लिक होते हैं। इसमें जो खष्टभुजी रिंग होती है उस रिंग को पिरिमिडीन रिंग कहते हैं। जो खष्टभुजी रिंग होती है उस रिंग को पिरिमिडीन रिंग कहते हैं। इसमें जो नंबरिंग होती है, काउंटिंग, जो कार्बन की काउंटिंग होती है, नंबरिंग जो होती है एंटी क्लॉकवाइज चलती है। एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है पिरिमिडीन रिंग। इस रिंग को पिरिमिडीन रिंग कहते हैं और इस रिंग को इमिडाजोल रिंग कहते हैं। इमिडाजोल रिंग, यहाँ जो है इमिडाजोल रिंग कहते हैं, इमिडाजोल रिंग कहते हैं। इमिडाजोल रिंग, पिरिमिडीन रिंग में काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज चलती है। इमिडाजोल रिंग, ए इमिडाजोल रिंग है, पिरिमिडीन रिंग है, ए पिरिमिडीन रिंग है, ए इमिडाजोल रिंग है। पिरिमिडीन रिंग में जो काउंटिंग होती है, नंबरिंग जो होती है वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि इमिडाजोल जो पंचभुजी होती है उसमें काउंटिंग क्लॉकवाइज चलती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो है क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, दोनों ध्यान दीजिएगा। एक पिरिमिडीन खष्टभुजी रिंग जो होती है पिरिमिडीन रिंग कहलाती है, पंचभुजी जो होती है इमिडाजोल कहलाती है। खष्टभुजी में जो नंबरिंग होती है वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, पंचभुजी में जो नंबरिंग होती है वह क्लॉकवाइज होती है। और यहाँ भी उसी प्रकार का होता है। जो खष्टभुजी है, खष्टभुजी में जो नंबरिंग होती है वह खष्टभुजी जो होती है उसे पिरिमिडीन रिंग, और जो पंचभुजी होती है उसे इमिडाजोल रिंग कहते हैं। इसमें जो नंबरिंग होती है वह एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो नंबरिंग होती है क्लॉकवाइज होती है। पिरिमिडीन रिंग की संरचना अगर हम पढ़ें, 2 पिरिमिडीन 3 है, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। डीएनए में जो है यूरेसिल नहीं होता है और आरएनए में थायमिन नहीं होता है, ये अंतर है। बाकी सब ध्यान दीजिएगा, ये डाइसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक। खष्टभुजी ये भी है, खष्टभुजी ये भी है, खष्टभुजी ये भी होती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है, इसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है। इन दोनों में 2 कीटोनिक ग्रुप हैं, CO 2 कीटोनिक ग्रुप हैं। इनमें जो है साइटोसिन में केवल एक कीटोनिक ग्रुप है, इन दोनों में 2 कीटोनिक ग्रुप हैं। पहला अंतर है। दूसरा अंतर इन दोनों में क्या है कि इनमें मेथिल ग्रुप होता है, इसमें मेथिल ग्रुप नहीं होता। इसमें मेथिल ग्रुप होता है, इसमें मेथिल ग्रुप नहीं होता है। समानता क्या है, इन दोनों में 2 कीटोनिक ग्रुप हैं, इन दोनों में भी 2 कीटोनिक ग्रुप हैं। इसमें एक कीटोनिक ग्रुप होता है, इसमें एमीन ग्रुप होता है, इन सभी में एमीन ग्रुप नहीं होता है। तो तीनों में सब अंतर है, ध्यान रखिएगा। इसमें एमीन ग्रुप है, इसमें मेथिल ग्रुप है। हाँ, तो एक चीज इसकी विशेषताएं होती हैं। अगली मुख्य विशेषताएं होती है, ये भी पिरिमिडीन रिंग है, पिरिमिडीन रिंग है, पिरिमिडीन रिंग है, लेकिन इसमें जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग जो होती है वह क्लॉकवाइज चलती है। नंबरिंग क्लॉकवाइज चलती है, नंबरिंग क्लॉकवाइज चलती है, नंबरिंग इधर क्लॉकवाइज चलती है। ये भी पिरिमिडीन रिंग है, ये भी पिरिमिडीन रिंग है,
ये भी पिरिमिडीन रिंग है, ये भी पिरिमिडीन रिंग है, लेकिन इसमें नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन इसमें नंबरिंग जो होती है वह क्लॉकवाइज चलती है, घड़ी के दिशा में चलती है। तो ये मुख्य इसमें अंतर होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम जो है इसका डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। तो ये जो है नाइट्रोजनी क्षार हैं, नाइट्रोजनी क्षार 5 हैं, 1 2 3 4 5। ये मुख्य अंतर ध्यान दीजिएगा, ये डाइसाइक्लिक होता है, डाइसाइक्लिक होता है, ये सब मोनोसाइक्लिक होते हैं। एक खष्टभुजी होती है, पंचभुजी होती है, खष्टभुजी, पंचभुजी। इसमें जो रिंग ये पिरिमिडीन रिंग है, ये भी पिरिमिडीन रिंग है, ये भी पिरिमिडीन रिंग है, ये भी पिरिमिडीन। इन पिरिमिडीन रिंगों में जो नंबरिंग होता है वह क्लॉकवाइज होता है, इसमें नंबरिंग जो होता है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है, ये इसमें अंतर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है हम अगले टॉपिक में इनका डिटेल में जो है अध्ययन करेंगे। तो आगे का जो पढ़ाई हमारा रहेगा, जो रहेगा वीडियो, वह डीएनए और आरएनए के बारे में बताएंगे। तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसकी संरचनाओं में पूछा जाता है, नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि जो एडेनिन, जो पिरिमिडीन होते हैं, नाइट्रोजन का जो स्थान होता है 1 और 3 फिक्स है। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर मेडिकल। तो पहले और तीसरे पर ही नाइट्रोजन यहाँ रहते हैं, यहाँ 7वें और 9वें पर, 7वें और 9वें पर। ये इनकी ये विशेषता होती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें विशेष चीज़ है, ये इमिडाजोल है, ये भी इमिडाजोल है। यहाँ इमिडाजोल नहीं होता है, इसमें पिरिडीन रिंग होती है, इसमें क्लॉकवाइज काउंटिंग होती है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होती है। तो ये इसकी विशेषता है, ये मेडिकल के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस उद्देश्य से हमने इस वीडियो को बनाया है। इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हाँ, और लोगों से बताइए जो है वीडियो के बारे में। और आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।